गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है रिवाइज्ड ग्रीन इंडिया मिशन। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंटर ने रिवाइज्ड रोड मैप रिलीज़ किया है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया के लिए। तो ये प्लान जो है इसमें फॉरेस्ट और ग्रीन कवर को इंक्रीज़ और रीस्टोर करने के अलावा इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ऑफ क्रिटिकल रीजन्स भी है और लैंड डिग्रेडेशन और डिसर्टिफिकेशन को भी एड्रेस करने के प्रोविजंस हैं। तो आपको पता होगा कि ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर लॉन्च किया गया था ताकि जो है फॉरेस्ट और ट्री कवर को 5 मिलियन हेक्टेयर्स में बढ़ाया जा सके और द क्वालिटी ऑफ जो फॉरेस्ट कवर है उसको अनदर 5 मिलियन हेक्टेयर्स में इम्प्रूव किया जा सके। इवन डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स और को भी रिस्टोर किया जाए और लाइवलीहुड्स भी जो है फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ के उनको एनहेंस किया जाए। तो मिशन ने ट्री प्लांटेशन और एफॉरेस्टेशन सपोर्ट किया और जो ये ग्रीन इंडिया मिशन है इसकी एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया जाता है स्टेट्स में बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल, फॉरेस्ट एंड लैंड डिग्रेडेशन लेवल्स और रिस्टोरेशन पोटेंशियल को देखते हुए। तो ग्रीन इंडिया मिशन का रोड मैप जो है उसको रिवाइज किया गया है बेस्ड ऑन ग्राउंड लेवल क्लाइमेट इम्पैक्ट कैसा हुआ है, फीडबैक क्या आ रहा है, रिकमेंडेशंस क्या हैं साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस की, और अपडेटेड प्लान ने अडॉप्ट किया है रीजन स्पेसिफिक इकोलॉजिकल टेलर्ड अप्रोच ऑल्सो। रिवाइज्ड मिशन में ने रिस्टोरेशन और सैचुरेशन ऑफ वल्नरेबल लैंडस्केप्स को भी जो है प्रायोरिटाइज़ किया है, जैसे कि अरावली रेंजेस, वेस्टर्न घाट्स, इंडियन हिमालयाज, मैंग्रोव इकोसिस्टम्स। अब इसके अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको अडेप्ट किया जाएगा लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस के मुताबिक। अब सेंटर ने जो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है जो कि डिग्रेडेशन को कॉम्बैट करने के लिए, डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए बनाया जा रहा है, उसको इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया है ताकि 12 जो इकोलॉजिकल गैप्स हैं उनको क्लोज किया जाए। इनिशियली जो है वो 8 लाख हेक्टेयर को रिस्टोर किया जाएगा अक्रॉस 29 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 4 स्टेट्स। नेटिव प्लांट स्पीशीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट और वाटर सिस्टम्स को रिस्टोर करने के लिए, और एक 5 किलोमीटर का बफर जोन बनाने का भी प्लान है इसी के अंदर। वेस्टर्न घाट्स में फोकस रहेगा एफॉरेस्टेशन के ऊपर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के ऊपर, इको रिस्टोरेशन ऑफ अबैंडन्ड माइनिंग जोन्स पर। ठीक है, इसरो के मुताबिक लगभग 97.85 मिलियन हेक्टेयर्स जो है वो लैंड डिग्रेडेशन फेस कर रहा है 2018 और 19 के आंकड़ों के हिसाब से। इवन नेचुरल कार्बन सिंक्स जो हैं वो हमें हेल्प करेंगे अगर हम बनाएं तो, वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को अब्जॉर्ब करने में, और इवन नेचुरल बफर्स की तरह भी वो काम करते हैं। 2005 से 21 के बीच में अगर हम देखें तो इंडिया ने लगभग 2.29 बिलियन टन्स ऑफ CO2 एक्विवेलेंट के कार्बन सिंक्स बनाए हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो रिवाइज जो ये ग्रीन इंडिया मिशन है ये इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन को इंडिया के क्लाइमेट गोल्स के साथ जो है वो अलाइन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियाज़ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये टॉपिक भी इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक तो हैं अल्टरनेटिव फ्यूल की तरह, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें अभी भी। तो हम देखते हैं कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है क्या। इसको 2023 में लॉन्च किया गया था, इंडिया का फ्लैगशिप इनिशिएटिव, ताकि इंडिया को एज ए ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, यूसेज और एक्सपोर्ट बनाया जा सके। तो इसका मिशन का एम है कि 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी हो सके बाय 2030। इसके अंदर जो है आपका साइट मिशन भी आता है जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रोलाइजर्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होनी है। इंटेग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक मेजरमेंट और सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क भी 2025 में जो है वो इंट्रोड्यूस किया। लेकिन इतनी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स और प्लान्स के बावजूद इंडिया के जो एक्सपोर्ट एस्पिरेशंस हैं वो सिवियर कंस्ट्रेंट्स फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबल डिमांड वीक है, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिसी अनसर्टेनिटी है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने कहा कि मार्केट विजिबिलिटी कम है क्योंकि यूएस पॉलिसीज़ जो है जैसे इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है उसको सेटबैक लग रहा है। फिर जो इवन यूरोपियन एजेंसीज़ भी टेंडर्स निकालती हैं उसमें भी कोई सफिशेंट इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन नहीं दिखती है। तो इसके लिए इंडिया क्या कर रहा है कि मेजर यूरोपियन पोर्ट्स के साथ जो है वो पार्टनरशिप कर रहा है या एंगेज कर रहा है ताकि फ्यूचर ग्रीन हाइड्रोजन शिपमेंट्स को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। पॉलिसी लेवल पर भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कशंस हो रही हैं यूरोप के साथ, जिसमें कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो है इंडियन ग्रीन हाइड्रोजन और डेरिवेटिव्स पर रिड्यूस हो सके।
इंडियन गवर्नमेंट भी जो है एग्रेसिवली वर्क कर रही है डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की। एक रीसेंट टेंडर भी 8 लाख टन का जो है वो जो जब वो इनवाइट किया गया तो उसमें लगभग फुल बिड्स आई हैं। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी जो है लगभग 7 लाख टन का एक और टेंडर जो है वो मैनेज कर रहा है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस भी जो है वो करंटली टेस्ट की जा रही हैं 5 सिटीज़ में इंक्लूडिंग लद्दाख। लेकिन ग्रेटेस्ट हर्डल जो है मेन स्ट्रीम अडॉप्शन की ग्रीन हाइड्रोजन की वो है कॉस्ट कम्पेटिटिवनेस। ग्रीन हाइड्रोजन की $4 से $5 पर केजी की कॉस्ट होती है, जबकि ढाई के पर केजी के आसपास जो है वो ग्रे हाइड्रोजन की है। तो ये कॉस्ट डायनामिक्स का मतलब क्या है कि अनलाइक रीन्यूएबल्स, ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो अभी भी कमर्शियली वाइबल नहीं है। सीआईआई की रिपोर्ट के हिसाब से हाई कॉस्ट जो है वो इमेच्योर सप्लाई चेन्स, हाई फाइनेंसिंग कॉस्ट और लैक ऑफ स्केल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए कहा जा रहा है सीआईआई की रिपोर्ट द्वारा कि इंक्रीमेंटल स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करो, ब्लेंड करो ग्रीन हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन से या पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क्स के साथ। एनकरेज करो इसका यूज़ सेरामिक्स, केमिकल्स और ग्लास जैसी इंडस्ट्री में। पब्लिक प्रोक्योरमेंट भी लीवरेज करो, ठीक है, खासकर ग्रीन स्टील के लिए। तो जो इंडिया का लॉन्ग टर्म विजन है ग्रीन हाइड्रोजन का वो एम्बिशियस है, वेल सपोर्टेड है, लेकिन प्रेजेंट चैलेंजेस जो है वो एक नीड दिखा रहे हैं कि हमें अपने एक्सपेक्टेशंस को रीबैलेंस करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट ग्रोथ ओरिएंटेड ग्रोथ की बजाय डोमेस्टिक मार्केट क्रिएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पर भी फोकस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक रिपोर्ट। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो ओईसीडी ने ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक रिपोर्ट रिलीज़ की है। ये असेस कर रही है कि कैसे कंट्रीज़ अपनी ड्रॉट मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन कर सकती हैं ताकि वो चेंजिंग क्लाइमेट को अडेप्ट कर सकें। तो ये न्यू इंसाइट्स दे रही है हमें राइजिंग ह्यूमन, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ ड्रॉट्स पर। ड्रॉट जो है वो लगभग 40% ऑफ द वर्ल्ड के लैंड एरिया में फैली हुई है, जो कि फ्रीक्वेंट सिवियर ड्रॉट फेस कर रहा है ये एरिया। 3 से 7.5% के आसपास एनुअल इंक्रीज़ हो जाता है इकोनॉमिक कॉस्ट में एवरेज ड्रॉट एपिसोड से। 35% मिनिमम प्रोजेक्टेड इंक्रीज़ है ड्रॉट रिलेटेड इकोनॉमिक लॉसेज में बाई 2035। 37% ग्लोबल लैंड जो है उसने सिग्निफिकेंट सॉइल मॉइस्चर लॉस फेस किया है सिंस 1980। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का जो है वो रैंक 15 आया है अमंग टॉप ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर एफडीआई इन 2024 डिस्पाइट मार्जिनल ड्रॉप इन इनफ्लोज। तो ये एनुअल रिपोर्ट होती है यूएनसीटैड की। ये फोकस करती है ट्रेंड्स इन एफडीआई वर्ल्ड वाइड में एट द रीजनल और कंट्री लेवल। ओवरऑल ग्लोबल एफडीआई जो है वो 11% कम हुआ है 2024 में। अब वैसे तो ग्लोबल एफडीआई जो है वो 4% इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन जो है अगर हम देखें कि कुछ स्टेट्स जो है यूरोपियन इकोनॉमीज़ वो तो सिर्फ एक तरह से फाइनेंशियल कॉन्ड्यू की तरह काम किया है, उन्होंने सिर्फ ट्रांसफ़र पॉइंट बनी है वो इन्वेस्टमेंट्स का। तो इन सबको अगर हम एडजस्ट करें तो हम देखेंगे कि ग्लोबल एफडीआई जो है वो 11% डिक्लाइन ही हुआ है। इन्वेस्टमेंट जो है सेक्टर्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो भी 25 से 33% कम हुई हैं। सिर्फ हेल्थ सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली है। एफडीआई फ्लोज जो है डिजिटल इकोनॉमी में वो ग्रो हुई हैं। यूएस अभी भी टॉप पर है एफडीआई डेस्टिनेशन ग्लोबली। चाइना जो है वो चौथे नंबर पर फॉल हुआ है। और डिस्पाइट 3% डिप इन वैल्यू, डेवलपिंग एशिया जो है वो अभी भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है फॉर इनवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंडिया जो है वो 16th से 15th रैंक पर आ गया है और इंडिया जो है वो ग्लोबल रैंकिंग जो एफडीआई आउटफ्लोज हैं उसमें भी ग्रो हुआ है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जेंडर बजटिंग नॉलेज हब। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है जेंडर बजटिंग नॉलेज हब, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है स्ट्रेंथन करने के लिए जेंडर रिस्पॉन्सिव प्लानिंग अक्रॉस इंडिया। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है ताकि पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स और बाकी के स्टेक होल्डर्स को एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी ऑफ टूल्स मिले ताकि सपोर्ट हो सके इंटीग्रेशन ऑफ जेंडर लेंस सभी स्टेजेस ऑफ प्लानिंग और बजटिंग में, चाहे वो सेंट्रल या स्टेट लेवल हो। तो ये पोर्टल इक्विप करेगी स्टेक होल्डर्स को विद एविडेंस बेस्ड टूल्स। जेंडर बजटिंग क्या होता है? एक ऐसा टूल जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का जो कि जेंडर लेंस अप्लाई कर देता है सभी पॉलिसी प्रोसेस पर। इसमें जेंडर सेंसिटिव फॉर्मुलेशन, रिसोर्स एलोकेशन, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग होती है ताकि एड्रेस हो सके वल्नरेबिलिटीज़ जो कि फेस करती हैं वुमेन थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। इंडिया ने अपना फर्स्ट जेंडर बजट 2005-06 में जो है इंट्रोड्यूस किया था, अडॉप्ट किया था एक्चुअली। पिछले 11 साल में जेंडर बजट एलोकेशन जो है वो
4.5 टाइम्स जो है वो बढ़ी हैं। इंडिया में जो नोडल अथॉरिटीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर डिपार्टमेंट जो होते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेंडर बजट इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फास्टैग एनुअल पास स्कीम। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक फास्टैग बेस्ड एनुअल पास जो है 3,000 रुपये का इंट्रोड्यूस किया है हैसल फ्री हाईवे ट्रैवल के लिए। अब ये अलाउ करेगा फ्री पैसेज ऑफ प्राइवेट कार, जीप या वैन एट नेशनल हाईवेज और नेशनल एक्सप्रेसवेज फी प्लाजा पर एक गिवन ड्यूरेशन के लिए बिना पर ट्रिप यूज़र चार्जेस के लिए। तो ये एनुअल पास जैसे ही 200 ट्रिप्स कंप्लीट कर लेगा एक साल में या फिर एक साल की ड्यूरेशन में जब से एक्टिवेट होगा, तो ये ऑटोमेटिकली रेगुलर फास्टैग बन जाएगा। तो यूज़र जो है वो इसको रीपरचेज भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स जैसे ही 200 ट्रिप की लिमिट जो एग्जॉस्ट होती है। ये पास नॉन ट्रांसफरेबल है, वैलिड है सिर्फ उस व्हीकल के लिए जिसके लिए परचेज़ किया गया है। लेकिन याद रखो सिर्फ नेशनल हाईवेज़ पर ही इसको अभी एप्लीकेबल है। ये एनुअल पास जो है वो सिर्फ प्राइवेट नॉन कमर्शियल कार्स, जीप्स और वैन्स के लिए ही एप्लीकेबल है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is revised Green India Mission. This topic is important for your environment section. So Center has released a revised roadmap for the National Mission for Green India. This plan is emphasizing on not just increasing and restoring forest and green cover, but also focusing on ecological restoration in critical regions, and apart from that also addressing the land degradation and desertification. So this Green India Mission was launched in 2014 to increase the forest and tree cover on 5 million hectares, improve the quality of forest on another 5 million hectares, and restore degraded ecosystems as well as enhance the livelihoods of forest dependent communities. So this mission has supported tree plantation and afforestation across 11.22 million hectares. The center has allocated 624 crore rupees to 18 states for this Green India mission related interventions. So this Green India mission activities are prioritized in states based upon ecological vulnerability, carbon sequestration potential, forest and land degradation levels, restoration potential. So this Green India mission roadmap has been revised now based upon ground level impact, climate impacts, feedback from implementing partner states, recommendations from scientific institutions, and and this updated plan also adopts a region specific ecologically tailored approach. Okay, so the revised mission prioritizes restoration and saturation of vulnerable landscapes, including Aravalli Ranges, Western Ghats, Indian Himalayas, mangrove ecosystems. Best practices will be adapted to local ecological conditions as well for effective restoration. Center's Aravalli Green Wall project aims to combat degradation, close ecological gaps, restore 8 lakh hectares across 29 districts and 4 states, use native plant species, and also to create a 5-kilometer buffer zone which covers about 6.45 million hectares. At the Western Ghats, this mission will focus on afforestation efforts, groundwater recharge, eco-restoration of abandoned mine zones. Okay. So as per ISRO, about 97.85 million hectares, that is one third of India's land, faced degradation in 2018-19. And therefore, the role of natural carbon sinks is important because they will help in absorbing greenhouse gas emissions, act as natural buffers against the impacts of climate change. Between 2005 and 21, India created an additional carbon sink of 2.29 billion tons of CO2 equivalent. In essence, the revised Green India mission is aligning with the ecological restoration with India's climate goals. Okay. So the next topic is India's green hydrogen mission. This topic is important for your environment section and also your economy section. So stakeholders in India's emerging green hydrogen sector remains optimistic that the alternative fuel is poised to play a significant role in country's future and energy landscape. So this national green hydrogen mission was launched in 2023, and it aims to position India as a global hub for green hydrogen production, usage, and export. The mission aims to develop 5 million metric tons of green hydrogen production capacity by 2030. It also includes provisions for the site scheme under which domestic manufacturing of electrolyzers will be done. So as to ensure integrity and transparency, Ministry of New and Renewable Energy
introduced a measurement and certification framework in April 2025 to verify green hydrogen at production sites. But despite significant investment and plans, India's export aspirations are facing severe constraints. Why? Because of weakening global demand. Ministry of New and Renewable Energy also highlighted that there is lack of market visibility and setbacks to US policies. Similarly, tenders which were floated by European agencies failed to attract sufficient industry partners. So, India is engaging with major European ports to streamline future green hydrogen shipments. At the policy level, free trade agreement discussions with Europe now also include proposals to reduce import duties on Indian green hydrogen and derivatives. So, India is also focusing on domestic demand. So we have seen a recent tender for the supply of 8 lakh tons of green hydrogen, which received full bids. Even Solar Energy Corporation of India is managing another tender for 7 lakh tons. Hydrogen fuel cell buses are currently being tested in 5 cities, including Ladakh, to examine real world performance. But the greatest hurdle to mainstream adoption remains cost competitiveness. Currently, green hydrogen costs $4 to $5 per kg compared to 2.3 to 2.5 per kg for grey hydrogen. Unlike renewables today, green hydrogen is not yet commercially viable. As per the CII report, high cost is there to can be attributed to immature supply chains, high financing costs, and even lack of scale. So therefore, it recommends incremental strategies to boost demand, like blending green hydrogen to into grey hydrogen or piped natural gas networks, encouraging its use in niche sectors like ceramics, chemicals, and glass, leverage the public procurement, particularly for green steel. So India's long-term vision for green hydrogen remains ambitious and well supported. However, present challenges suggest a need to rebalance expectations, shifting emphasis from export-oriented growth to domestic market creation and infrastructure building. So the next topic is Global Drought Outlook Report. This topic is important for your environment section. So OECD has released this global drought outlook report, which assesses how countries can strengthen drought management to adapt to a changing climate. It also provides new insights into the rising human, environmental, and economic impacts of droughts. So about 40% of the world land area faces increasingly frequent and severe droughts. 3 to 7.5% annual increase is there in the economic cost of an average drought episode. 35% minimum projected increase in drought related economic losses by 2035. So since 1980, 37% of the global land has experienced significant soil moisture loss also. So the next topic is World Investment Report 2025. This topic is important for your economy section. So India has risen to a position and ranked 15th among the top global destinations for FDI in 2025, despite a marginal dip in inflows at $27.6 billion, as per this UNCTAD report. So this report focuses on trends in FDI worldwide at the regional and country levels. Global FDI fell by 11% in 2024, and the global FDI actually rose by 4%. But if we account for European economies who only serve as transfer point for investments, and after these are excluded, global FDI actually registered a 11% decline. Report also found that investments in sectors related to SDGs in developing countries fell by 25 to 33%. Only the health sector saw some growth. FDI flows to digital economy also grew by 14%. US retained its position as the top FDI destination globally. China fell to fourth place. Despite a 3% dip in value, developing Asia remains world's leading destination for inward foreign investment. India climbed up to 15th place globally in 2024 from 16th in 2023. India also climbed in the global ranking of FDI outflows, and it moved to the 18th slot. Okay. So the next topic is Gender Budgeting Knowledge Hub. This topic is important for your social issues. So central government has recently launched the Gender Budgeting Knowledge Hub, which is a digital platform to strengthen gender responsive planning across India. So this Gender Budgeting Knowledge Hub is a digital platform launched by Ministry of Women and Child Development, which will empower policymakers, researchers, and stakeholders with a centralized repository of tools to support the integration of a gender lens into all stages of planning and budgeting, both at central and state levels. This portal will equip stakeholders with evidence-based tools to better integrate gender perspectives into planning
planning and budgeting. So gender budgeting is a tool for gender mainstreaming. It also involves gender sensitive formulation, resource allocation, and continuous monitoring to address vulnerabilities. India adopted its first gender budget in 2005-6. Over the past 11 years, gender budget allocations have increased by 4.5 times. How is gender budgeting implemented? Now, nodal authorities, including the Ministry of Women and Child Development, at the central level, spearhead gender budgeting implementation. Departments of Women and Child Development, Social Welfare, Finance, or Planning Department are also responsible for gender budget implementation in states and union territories. Okay. So the next topic is FASTag annual pass scheme. This topic is important for your economy and governance section. So recently, Union Ministry of Road Transport and Highways has introduced this FASTag based annual pass of 3,000 rupees for hassle-free highway travel. So FASTag scheme allows free passage of private car, jeep or van at national highway and national expressway fee plazas for the given duration without per trip user fee charges. Once the annual pass completes either 200 trips or 1 year from the date of activation, it will automatically revert to a regular FASTag. However, the user may repurchase the annual pass once the 200 trip limit is exhausted. This pass is non-transferable and it is valid only for the vehicle for which this has been purchased. For the point-based fee plazas, each crossing of the fee plaza will be counted as one trip. And remember, these are only applicable at national highways on expressways. Annual pass is applicable only for the private, non-commercial cars, jeeps, and vans. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.